हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये है कंपनी अकाउंटिंग के ऊपर नेक्स्ट वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर के बारे में कि आखिर फॉरफीचर, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये फॉरफीचर ऑफ शेयर होता क्या है, और हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से फॉरफीचर के केस में जर्नल एंट्री पास किया जाता है। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये अकाउंट्स का पार्ट है, इसलिए हम लोग इसका जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से सीखेंगे। और आपको बता दें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में जो फुल फ्लेज क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा जाता है वो आपका इस टॉपिक से भी मिलाकर होता है। यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम, फॉरफीचर ऑफ शेयर, कॉल्स इन अरियर और री इशू ऑफ शेयर। ये 5-6 टॉपिक मिला के एक क्वेश्चन बनाएगा, और उस क्वेश्चन के उस टॉपिक के पांचों 6 टॉपिक के अनुसार एक क्वेश्चन बना के आपको 8 नंबर का पूछेगा। और जैसा कि तुम लोग जानते हो कि पार्टनरशिप में बहुत सारा चीज एलिमिनेट किया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा राइज करने का कोशिश करेगा आपका सीबीएसई या फिर आपका कोई भी बोर्ड। ठीक है, चलिए तो बात करें फॉरफीचर की। तो फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर। अब कैंसिलेशन ऑफ शेयर कहने का मतलब, तो कैंसिलेशन ऑफ शेयर कहने का मतलब होता है कि अभी मान लीजिए आप मेरे कंपनी का शेयर खरीदे, ठीक है, आप मेरे कंपनी का शेयर खरीदे, हम 100 रुपए का एक शेयर आपको बेचे। एक ही शेयर के एग्जांपल लेते हैं, आपसे हम एप्लीकेशन का 30 रुपया मांगे, दे दिए। अलॉटमेंट का 30 रुपया मांगे, आप दे दिए। मगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 40 रुपए हम आपसे मांगे, आप नहीं दे पा रहे हो, आप जो है वो नहीं दे पा रहे। तो फिर क्या होगा? कंपनी कितना दिन तक इंतजार करे? कंपनी भी तो पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी। तो आप अगर सही समय पे नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगा क्या कि कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए फंड नहीं रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फॉरफीचर ऑफ शेयर कॉन्सेप्ट आया कि अगर कोई शेयर होल्डर समय पे पैसा नहीं दे पा रहा है, अगर कोई शेयर होल्डर समय पे पैसा नहीं दे पा रहा है, तो उस केस में कंपनी उस बंदे का शेयर जो है वो फॉरफिट कर लेती है, यानी कि कैंसिल कर देती है। यानी कि हम आपसे जब 40 रुपया मांगे तो आप नहीं दे पा रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, एक लास्ट ड्यू डेट देंगे, और ड्यू डेट के अंदर में अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो फिर कंपनी आपका शेयर कैंसिल कर देगी। अच्छा, तो सर जो बाकी का जो हम पैसा दिए थे वो क्या होगा? सर 30-30 रुपया जो दिए थे वो आपका बचा लेगी कंपनी, वो कंपनी आपको वापस नहीं करेगी। बात समझ में आया? यानी कि शेयर होल्डर को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि कंपनी जब पैसा मांगेगी फेस वैल्यू का, वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप फेस वैल्यू पे करने लायक नहीं है और फ्यूचर में जब कंपनी मांग रही है और आप नहीं दे पाते हो, तो हो सकता है कि आपका पूरा पैसा कंपनी बचा ले, कंपनी आपका पूरा पैसा डूब जाए, जितना पैसा दे चुके हैं। कहीं भी प्रावधान नहीं है ऐसा कि आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा, कुछ नहीं, पूरा का पूरा पैसा कंपनी रख लेगी, और उसी शेयर को, आपका जो शेयर कैंसिल किया उसी शेयर को किसी और को दे देगी, किसी और को दे देगी कंपनी, और उसको कहते हैं री इशू ऑफ शेयर। बात समझ में आया? इशू ऑफ शेयर मतलब कि फर्स्ट टाइम कंपनी बेच रही है शेयर किसी और को, किसी बंदे को, किसी आम जनता को बेच रही है। आम जनता अगर टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाता है बैलेंस अमाउंट का, तो उस केस में कंपनी क्या करता है? फॉरफिट कर देता है शेयर को। फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब कैंसिलेशन ऑफ शेयर। तो कैंसिलेशन ऑफ शेयर तो हो गया, अब कंपनी को तो पैसा चाहिए, तो कंपनी वही शेयर किसी और को बेच देगा, और उसको कहेंगे री इशू ऑफ शेयर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में कि कंपनी जो भी पैसा शेयर होल्डर से ऑलरेडी मिल चुका है वो कंपनी कैंसिल कर देती है, किसी भी शेयर होल्डर को वापस नहीं करती है। ठीक है, ये आपकी गलती है कि आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाए, जिस वजह से आपका शेयर जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर फीचर ऑफ शेयर के रिगार्डिंग। अब हम लोग सीखेंगे एक क्वेश्चन के मदद से कि आखिर कैसे जर्नल एंट्री पास किया जाता है। ठीक है, अच्छा, सिंपल सा लॉजिक क्या लगेगा? शेयर, आपको पता है कि कंपनी किसी भी बंदे को शेयर जब देती है तो शेयर कैपिटल को क्या करती है? क्रेडिट करती है। हम मान लीजिए अपने कंपनी का शेयर आप सभी को अगर दे रहे हैं, तो हम अपने कंपनी का शेयर जब दे रहे हैं तो हम शेयर कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और वही शेयर जब हम आपसे कैंसिल कर देंगे तो शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यानी कि आप देखोगे
कि जब फॉरफीचर होता है उस केस में शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट करते हैं। एक एंट्री है, एक सिस्टमैटिक एंट्री है, वो रिपीटेड होता है, बार बार रिपीट होगा, तो बस एक बार आपको बताएंगे और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अच्छा, फॉरफीचर ऑफ शेयर पढ़ाने से पहले एक पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं ये है बाबू मिनिमम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। आपको पता है कि कंपनी का मिनिमम 90% शेयर बिक जाना चाहिए, बिक जाना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, है ना। कंपनी जब एप्लीकेशन इशू करती है, एप्लीकेशन जब मार्केट में इशू करता है तो उसके इशू करने के बाद पब्लिक लोग परचेस करेगा कंपनी का शेयर। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का लॉ क्या कहता है कि भाई 90% शेयर बिक जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर में? तो कंपनीज एक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमको फिर से याद आ गया कि 20 दिन के अंदर में कंपनी का 90% शेयर जो इशू हुआ है वो बिक जाना चाहिए। यानी कि मान लीजिए 1 जनवरी 2019 को हम इशू किए तो इसके 120 दिन के अंदर में मेरा 90% शेयर बिक जाना चाहिए। और अगर नहीं बिका, नहीं बिकता है, अगर 90% शेयर नहीं बिकता है तो आपको 10 दिन के अंदर में, 10 दिन अंदर कहने का मतलब क्या? देखो 90 डे कब कंप्लीट होगा, 90 डे कैलकुलेट करिए। तो मे भी मान लो 4 4 महीना, तो अप्रैल कह लो, 30 अप्रैल, ठीक है। मान लेते हैं 30 अप्रैल को खत्म होगा, एग्जैक्टली हम तो डेट कैलकुलेट किए नहीं है। मान लीजिए 30 अप्रैल 2019 को डेट खत्म हो रहा है, 120 दिन कंप्लीट हो रहा है। तो अब हमको पता चला कि मेरा 75% शेयर ही बिका है। तो हमको 10 दिन के अंदर में, 10 दिन के अंदर में कहने का मतलब क्या? 30 अप्रैल से 10 दिन क्या हो जाएगा? 10 मई, 10 मई, 10 मई तक हमको पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है आपसे, वन वर्ड आंसर में एमसीक्यू में पूछ लेता है कि कितने दिन के अंदर में शेयर बिक जाना चाहिए। तो इशू के 120 दिन के अंदर में बिक जाना चाहिए। और जिस दिन इशू कंप्लीट हुआ, इशू का डेट खत्म हुआ, उस दिन जब कैलकुलेट किया और पता चला कि 90% शेयर मेरा नहीं बिका है, तो 10 दिन के अंदर में आपको पूरा पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। सर अगर रिफंड नहीं करेगा तो? हैवी पेनाल्टी तो लगेगा, वो अलग, और पूरे शेयर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। तो अगर समय रहते कंपनी वापस कर देगी पैसा 10 दिन के अंदर में तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। मगर अगर समय रहते इंटरेस्ट रीपेमेंट नहीं की तो हो सकता है कि कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़े। तो कंपनी क्यों चक्कर में पड़ेगा भाई, है ना। कंपनी तुरंत क्या कर देती है? वापस कर देती है। 1 से 2 दिन भी नहीं लगता है, कंपनी वापस कर देता है, क्योंकि सब सिस्टम जनरेटेड होता है। एक क्लिक करेगा, सारा का अकाउंट में पैसा वापस चला जाता है। चलिए, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। X Limited was registered with an authorized capital of 2 लाख रुपया, 2 लाख शेयर of 10 each. It purchased assets worth rupees 3 lakh and issued fully paid share for purchase consideration. ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 लाख कंपनी का शेयर है, 2 लाख शेयर है 10 रुपए ईच का। मगर कंपनी क्या कर रहा है? 3 लाख रुपए का एसेट्स खरीदा है। एसेट्स कितने का खरीदा है? 3 लाख रुपए का, ठीक है। चल आगे क्या कह रहा है? इट ऑल्सो इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 रुपए। अच्छा, इनको जो पेमेंट कर रहा है ना, पेमेंट जो कंपनी कर रहा है शेयर के माध्यम से कर रहा है, तो बताओ कितना शेयर देगा? 30,000 शेयर देगा, और हर शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। तो इस हिसाब से इसका 3 लाख रुपया जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो 30,000 शेयर तो किसको दे दिया? वेंडर को दे दिया, और वेंडर का नाम क्या है? वाई लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, कंपनी पब्लिक को कितना ऑफर कर रहा है? 1,20,000 शेयर। तो 1,20,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। और किस तरीके से ऑफर हो रहा है? तो 2.5 रुपया, 2 रुपये, 2.5 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया, 2.5, 2.5, 2 और 3 रुपया। सरकार
हु हैड बीन अलॉटेड 400 शेयर फेल टू पे द फाइनल कॉल। सरकार बंदा है, सरकार नाम का एक बंदा है, एस बोलो, इसको 400 शेयर मिला है, ये फाइनल का पैसा नहीं दे पाया। चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान है। 400 शेयर फेल टू पे द फाइनल कॉल, हिज शेयर वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट 8.5 रुपया पर शेयर फुल्ली पेड अप। कंपनी क्या कह रहा है कि कंपनी चूंकि एस ने 400 शेयर खरीदा था, फाइनल का पैसा नहीं दे पाया, तो फाइनल का पैसा नहीं दे पाया तो कंपनी कब तक वेट करे। कंपनी क्या किया, कंपनी उसका शेयर फॉरफिट कर लिया और उसको री इशू कर रहा है। री इशू मतलब बताए ना, री इशू मतलब क्या होता है कि कंपनी जब जैसे कैंसिल करेगा शेयर तो कंपनी के पास तो 400 शेयर आ गया, अब कंपनी उसको किसी और को बेचेगा तो उसको कहेंगे री इशू ऑफ शेयर। तो देखिए क्या कह रहा है, सरकार हु हैड बीन अलॉटेड 400 शेयर फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया, हिज शेयर वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट 8.5 रुपया पर शेयर, इसका शेयर को फॉरफिट कर लिया गया और इस शेयर को री इशू कर दिया गया 8.5 रुपए के दर से। पास द एंट्री इन द कैश बुक, आपको देखिए कैश बुक बनाने के लिए बोल रहा है, तो कैश बुक तो आप बना लोगे, तो हम ये मान के चलते हैं कि कैश बुक का एंट्री हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है, हम डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे। तो चलिए पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, 400 शेयर क्या हो गया, फॉरफिट हो गया और इसको री इशू कर दिए, री इशू कर दिए कितने में, 8.5 रुपया में बेच दिए, ठीक है। चल अब आइए थोड़ा जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो ये बताओ बच्चों, आप ये जो एसेट्स बेच रहे हैं, एसेट्स जो खरीद रहे हैं, इसका तो एंट्री पास कर लोगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उसको शेयर जो दे रहे हैं उसका भी एंट्री पास कर लोगे, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, एकदम नहीं होना चाहिए। फिर एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन का जो पैसा आया उसको ट्रांसफर किए, उसका एंट्री हो जाएगा, अलॉटमेंट का भी एंट्री हो जाएगा और फर्स्ट कॉल का भी एंट्री हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है, फाइनल कॉल में प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार ने फाइनल का पैसा नहीं दिया। तो फाइनल कॉल का अगर डायरेक्ट एंट्री हम कर दे तो क्या कोई प्रॉब्लम है, बताइए। चलिए, तो आई होप कि आप फाइनल तक का एंट्री, फर्स्ट कॉल का एंट्री आराम से पास कर लोगे। आपको दिक्कत कहां से आएगा, फाइनल से। तो चलिए, चूंकि आपके लिए फाइनल न्यू टॉपिक है तो हम यहां से एंट्री डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि फाइनल का अगर कोई बंदा पैसा नहीं देता है तो फॉरफीचर जब करते हैं तो कैसे एंट्री पास करते हैं, और अगर कंपनी उसी शेयर को री इशू कर रही है तो कैसे एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले फाइनल को ड्यू करते हैं, तो एंट्री होगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। फेस वैल्यू में ही सारा काम हो रहा है, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है। तो कंपनी कितना शेयर इशू कर रहा है बच्चों, तो 1,20,000 शेयर, और रेट कितना है फाइनल का, 3 रुपया, तो कितना अमाउंट बनता है, 3,60,000 रुपया। 3,60,000 यहाँ और 3,60,000 यहाँ। चलिए, अब आपको पता है कि 3,60,000 रुपया हम लोगों को चाहिए, मगर एस जो है वो 400 शेयर लिया है और फाइनल का 3 रुपया नहीं दिया, तो कितना पैसा कॉल सीनरियर हो गया, 1,200 रुपया कॉल सीनरियर हो गया। तो कंपनी को टोटल कितना पैसा मिलेगा बताओ, 3,60,000 माइनस 1,200 रुपया, कंपनी को कितना मिलेगा, 3,58,800 रुपया। बात समझ में आया, कंपनी को मात्र इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। चलिए, सेकेंड एंट्री जो करेंगे हम लोग, पैसा का एंट्री करेंगे, तो आएगा बैंक अकाउंट DR, कितना पैसा आया, 3,58,800 रुपया। जो पैसा नहीं आया उसके लिए क्या लिखते हैं, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर अकाउंट DR कितना हो जाएगा, 1,200 रुपया। और टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कितना हो जाएगा,
3,60,000 रुपए। ये तो आपका फाइनल है, इसमें किसी भी तरीके का पंगा आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अमाउंट भी इजीली कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि 1200 रुपया नहीं आया। एस अगर 400 शेयर खरीदा, 400 का 3 रुपया का रेट है, तो कितना पैसा नहीं आया, 1200 रुपया नहीं आया, और वो हम लोग क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी क्या कर रहा है, फॉरफिट कर रहा है। तो ये जो थर्ड एंट्री हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग फॉरफीचर का एंट्री कर रहे हैं, फॉरफीचर का एंट्री पास कर रहे हैं। ठीक है, हम ये लिख दे रहे हैं, आप लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसे फॉरफीचर, हम बस आपकी सहूलियत के लिए लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलो ये हम फॉरफीचर का एंट्री कर रहे हैं और ये हाईलाइट भी कर दिए। कैसे करते हैं देखिएगा जरा। आपको पता है जब कंपनी शेयर देता है किसी को, तो शेयर कैपिटल को क्या करता है, क्रेडिट। तो अब कैंसिल होगा तो शेयर कैपिटल को करेंगे डेबिट। क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री होगा शेयर कैपिटल। शेयर देते हैं तो चूंकि शेयर कैपिटल लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट करते हैं, और उसी लायबिलिटी को जब कैंसिल करते हैं तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितना शेयर कैंसिल कर रहे हैं, 400। उसका फेस वैल्यू जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, वो फेस वैल्यू जो मांगा गया है, वो फेस वैल्यू जो मांगा गया है। और फेस वैल्यू कितना मांगा है, 10 रुपया। आपको पता है 10 रुपया मांगा है, जिसमें से 2.5 रुपया दे दिया है, 2.5 रुपया दे दिया है, और 2 रुपया दे दिया है, मगर 3 रुपया नहीं दे पाया। इस वजह से उसका शेयर जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो जितना मांगा है वो पूरा से डेबिट करते हैं, क्योंकि शेयर कैंसिल तो पूरा अमाउंट से होगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया। कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया। 2, अब देखिए जब बंदा हमको पैसा नहीं दिया तो कॉल सीनियर को क्या किए, डेबिट किए। अब वो बंदा का शेयर कैंसिल कर रहे हैं तो कॉल सीनियर को भी कैंसिल करना पड़ेगा। इस कॉल सीनियर को भी क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। और जब कॉल सीनियर को कैंसिल करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो लिखेंगे कॉल्स इन अरियर 1,200 रुपया। ठीक है, और उसके बाद जितना पैसा कंपनी बचा रही है, कंपनी कितना पैसा बचा रहा है, तो सर वो बंदा 2.5 रुपया, 2.5 रुपया और 2 रुपया दिया है, यानी टोटल कितना रुपया दिया है, 7 रुपया दिया है। तो 400 शेयर और 7 रुपये के हिसाब से 7,2800 रुपया कंपनी बचा रहा है। तो अगर कंपनी ये 2800 रुपया बचा रहा है तो उसका एंट्री क्या होगा, जितना पैसा कंपनी बचाता है उसके लिए टर्म यूज करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर। क्या यूज करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बात समझ में आया। तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना पैसा कब बचा रहा है कंपनी, 2800 रुपया, तो इसको क्रेडिट में लिखें। अब कंपनी को चूंकि पैसा कंपनी बचा रहा है तो इसलिए कंपनी को फायदा है, और जब भी फायदा होता है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, सभी को ध्यान से सुनना, एकदम आसान है। जब भी शेयर कैंसिल करते हैं तो शेयर कैपिटल को करते हैं डेबिट। 400 शेयर कैंसिल कर रहे हैं और जितना फेस वैल्यू मांगा गया है, जितना फेस वैल्यू मांगा गया है वो पूरा का पूरा लिखेंगे। तो 10 रुपया मांगा गया है तो 10 रुपया लिखें। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 4,000 रुपया। अब आपको पता है कि कॉल सीनियर को किए थे डेबिट जब हमको शेयर नहीं मिला था। ठीक है, जब हमको शेयर नहीं मिला, जो शेयर का पैसा जब नहीं मिला तो हम कॉल सीनियर को किए डेबिट। उसी शेयर को जब कैंसिल कर रहे हैं तो कॉल सीनियर को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि वो चीज कैंसिल होगा। तो कॉल सीनियर को कर दी क्रेडिट। और जितना पैसा कंपनी बचा रहा है, कितना पैसा बचा रहा है, 2.5 रुपया एप्लीकेशन का, 2.5 रुपया अलॉटमेंट का और 2 रुपया फाइनल का, तो टोटल कितना हो गया, 7 रुपया। इस 7 रुपये को क्या करेंगे हम, शेयर फाइनल में, सॉरी फॉर फ्यूचर में लिख देंगे। क्या लिखेंगे टर्म इसके लिए, शेयर फॉर फ्यूचर। बात समझ में आया। कितना रुपया, 2800 रुपया। कैसे ये 2800 आया, तो मेरे बच्चों 400 इंटू 7 रुपया, 2800 रुपया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये। चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि किस तरीके से आखिर हम लोग
शेयर को फॉरफिट करते हैं। अब हमको क्या करना है, कंपनी का शेयर को जो है वो री इशू करना है ना। कंपनी देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, कंपनी शेयर को री इशू कर दिया 8.5 रुपए में। अब री इशू से रिगार्डिंग कुछ आपको बता रहे हैं, ये आप थोड़ा समझ लीजिए। री इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर, देखिए आपको पता है, हम आपको बताए थे कि शेयर जो है अब डिस्काउंट पे इशू नहीं होता। न्यू शेयर जो है, न्यू शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इशू, डिस्काउंट इशू नहीं होता, डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है। मगर जैसे कि मान लीजिए नया नया ताजा ताजा शेयर है, एकदम फ्रेश शेयर है 10 रुपए का, तो कंपनी उसको 9 रुपए में 8 रुपए में नहीं बेच सकती है। अगर कंपनी को बेचना है तो 10 में बेचिए, 12 में बेचिए, 50 रुपए में बेचिए, चाहे जितना महंगा बेचना है बेचिए, मगर सस्ता आप नहीं बेच सकते। ठीक है, मतलब कि डिस्काउंट पे नहीं बेच सकते। सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सर देखो लॉजिक यही है, जैसे मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और हम इस कंपनी का शेयर इशू करना चाहते हैं, मगर मेरे कंपनी का जो वैल्यू है वो उतना अच्छा नहीं है, कंपनी का औकात 10 रुपए का भी नहीं है, और कंपनी जो है एक शेयर का दाम 100 रुपया रखा है, और कंपनी कह रहा है कि चलो अभी ऑफर चल रहा है, हम इस 100 रुपए के शेयर को मात्र 60 रुपए में दे रहे हैं। तो तुमको दिखेगा ओ माई गॉड 40% का डिस्काउंट, तुम एकदम खुश, मगर एक्चुअली में देखे तो कंपनी का औकात 10 रुपए का भी नहीं है। तो ये जो बोगस वाला काम होता है, उससे बचने के लिए आप कंपनी जो है, कंपनीज एक्ट 2013 ये बैन कर दिया कि ना तुम शेयर इशू डिस्काउंट पे कर ही नहीं सकते हो। नया नया अगर शेयर है तो उसको डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। पर जब री इशू करते हैं, पर जब री इशू करते हैं तो डिस्काउंट दिया जा सकता है, तो डिस्काउंट दिया जा सकता है। अब सर री इशू तो आपको क्लियर है, कोई कंपनी अगर शेयर फॉरफिट कर लिया तो उस केस में कंपनी फॉरफिट करने के बाद किसी और को वो जो शेयर बेचता है उसको क्या बोलते हैं? री इशू। तो कंपनी री इशू के टाइम पे डिस्काउंट दे सकता है, और उतना ही दे सकता है जितना की डिस्काउंट दे सकता है, मगर उतना ही दे सकता है अप टू द फॉरफिटेड अमाउंट, अप टू द फॉरफिटेड अमाउंट। अब सर इसका मतलब हमको तो समझ ही में नहीं आया, क्या है? चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसा कि क्वेश्चन है 400 शेयर है और कंपनी को 7 रुपया मिल चुका है और 3 रुपया नहीं मिला। 10 रुपए का शेयर था ना बच्चों, तो कंपनी को 7 रुपया मिल चुका है, 3 रुपया नहीं मिला। तो कंपनी चाहे तो, चूंकि कंपनी को ऑलरेडी 10 रुपए के शेयर में 7 रुपया मिल चुका है, तो कंपनी चाहे तो इसको री इशू करने वक्त चाहे तो 3 रुपया मांगे, 4 रुपया मांगे, 5 रुपया मांगे, 10 रुपया मांगे, 50 रुपया मांगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? समझिए, कंपनी को अगर 10 रुपए का शेयर बेचना है, ठीक है, तो कंपनी को कम से कम 10 रुपया मिलना चाहिए। अगर री इशू कर रहा है तो डिस्काउंट दिया जा सकता है, मगर उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना मिल चुका है। अब जैसा कि ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन में 10 रुपए का शेयर है जिसमें कि 7 रुपया मिल चुका है, तो कंपनी को 7 रुपया मिल चुका है, तो कंपनी को और कितना चाहिए? मात्र 3 रुपया चाहिए। तो कंपनी अगर चाहे तो इस शेयर को 3 रुपया में भी बेच सकती है, 4 रुपया में भी बेच सकती है, 5 रुपया में भी, 10 रुपया में भी, 50 रुपए में भी, 9.5 और 8.5 रुपए में भी बेच सकती है, मगर 2 रुपए में नहीं बेच सकती है। क्यों? क्योंकि अगर फॉरफिट करने में 7 रुपया मिला और री इशू करने में 2 रुपया, तो टोटल मात्र कितना मिल रहा है? 9 रुपया। तो इस वजह से वो कंपनी इस 2 रुपए में इस शेयर को 2 रुपए में नहीं बेच सकता। टोटल कंपनी मिनिमम कितना लेगा? 3 रुपया। बात समझ में आया? तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अब आपको एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कंपनी अगर चाहे, मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, कंपनी को ऑलरेडी 7 रुपया मिल चुका है, कंपनी को ऑलरेडी 7 रुपया मिल चुका है,
कंपनी इसको री इशू कितने में करेगा? कंपनी इसको री इशू करेगा या तो 3 रुपए में, या तो 4 रुपए में, या तो 5 रुपए में, 8 रुपए में, 10 रुपए में, कितने में भी कर दे, मगर 2 रुपए में री इशू नहीं कर सकता है। बात समझ में आया? तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा री इशू वाला। री इशू में क्या होता है कि कंपनी डिस्काउंट उतना ही दे सकती है जितना कि कंपनी ने पहले पैसा लिया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, 400 शेयर कंपनी 10 रुपए का इशू किया था, कंपनी को ऑलरेडी 7 रुपया मिल चुका है। कंपनी को ऑलरेडी 7 रुपया मिल चुका है, तो कंपनी को कितना में बेचना चाहिए था? 3 रुपए में बेचना चाहिए था, मगर कंपनी इस शेयर को कितने में बेच दिया? 8.5 रुपए में बेचा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8.5 रुपया में बेचा है। तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो 3 रुपया तो फेस वैल्यू है। 3 रुपया कितना है? क्या है? फेस वैल्यू। मगर बाकी का जो 5.5 रुपया है ये एक्स्ट्रा है। ये क्या है? एक्स्ट्रा। और ये एक्स्ट्रा क्या है? एक तरीके का प्रॉफिट है। कंपनी को शेयर बेचने में क्या हो रहा? प्रॉफिट हो रहा है ना? उससे भी पैसा ले लिया और उसका बचा भी लिया और इससे भी एक्स्ट्रा पैसा ले लिया। तो ये जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक्स्ट्रा पैसा है, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में। रिजर्व कैपिटल नहीं, रिजर्व कैपिटल अलग होता है एंड कैपिटल रिजर्व अलग होता है। तो हम आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में, थियोरिटिकल वीडियो जो था पार्ट 1 एंड 2, उसमें बताए हैं कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है कि नहीं? तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है और उस केस में कुछ फायदा होता है, तो चूंकि शेयर एक तरीके का लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी, तो कंपनी को एसेट्स बेचने में या लाइबिलिटी बेचने में कोई भी फायदा हो, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? एसेट्स एंड लाइबिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी फायदा हो, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? कैपिटल रिजर्व में लिखते हैं। ठीक है? अगर आपको याद नहीं होगा तो वो थियोरी का जो पोर्शन है वो अच्छे से देख लेना एक बार फिर से, और आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कैपिटल रिजर्व में जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर फॉरफिटेड शेयर के बारे में आपको बताए थे। क्योंकि वहां पर आप नहीं जानते थे इस टॉपिक के बारे में, तो मे भी आपको क्लियर नहीं होगा, मगर अब आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब आइए एंट्री पास करते हैं। तो अब 2 एंट्री और होगा बच्चों। पहला एंट्री क्या होगा? जो बेच रहे हैं उसका एंट्री। तो बेच रहे हैं तो पैसा आएगा ना, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट DR। कितने में बेच रहे हैं? 400 शेयर 8.5 रुपए में बेच रहे हैं, तो 400 इंटू 8.5 रुपया, 3400 रुपया। और ये जो 1.5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं ना बच्चों, जो 1.5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके लिए टर्म यूज करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर। क्या यूज करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर 400 इंटू 1.5 रुपया कितना हो जाएगा? ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसमें ज्यादा क्वेश्चन अराइज करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, टू कंपनी क्या करेगी? शेयर दे देगी। तो देखिए, जब शेयर कैंसिल किए तो डेबिट किए कि नहीं? शेयर जब कैंसिल किए तो क्या किए? डेबिट किए। अब वापस से किसी को री इशू कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और वही अमाउंट होगा पूरा का पूरा 400 इंटू 10 रुपए के हिसाब से, क्योंकि कंपनी ने जो शेयर दिया भले ही 8.5 रुपए में दिया, मगर उसका वैल्यू कितना था? उसका वैल्यू था 10 रुपया, इसलिए 10 रुपए के हिसाब से काम हो रहा है। ये आपका एंट्री हो गया री इशू का। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपको फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 5.5 रुपए का फायदा हो रहा है। तो 5.5 रुपए का एक शेयर में फायदा हो रहा है। टोटल शेयर है 400, तो 5.5 इंटू 400 कितना होगा? 2200 रुपया। तो ये 2200 रुपया आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है? अच्छा, ये 2200 रुपया या तो इस तरीके से निकालो, और या तो एक और तरीका क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक और तरीका क्या है 2200 रुपया ये अमाउंट निकालने का? देखो, आपको पता है कंपनी कितना बचाया? 2800 रुपया बचाया ना? कंपनी कितना पैसा बचाया उस पहले वाले बंदे से? 2800 रुपया।
कंपनी जितना डिस्काउंट दे रहा है वो माइनस कर दो, तो बताओ कंपनी कितना डिस्काउंट दिया, 1.5 रुपया दिया है, 1.5 रुपए के हिसाब से कितना डिस्काउंट हुआ, 600 रुपया। तो 600 रुपया जब माइनस करेंगे तो टोटल कितना बचता है, 2200 रुपया। ये 2200 ट्रांसफर कर दिए। तो या तो आप इस तरीके से 2200 निकालिए कैलकुलेट करके, और या तो माइनस करके निकालिए, बात एक ही है। ठीक है सर, कौन सा कंडीशन अप्लाई करें? देखो बाबू, ये जो है ये तरीका हर जगह अप्लाई नहीं होगा। अभी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको इजिली यहां पर से कर लिए, मगर आगे जब बढ़ोगे, रोलर कोस्टर वाला क्वेश्चन जब आता है तो वहां पर देखोगे कि आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, और वहां पे ये जो तरीका है ये अप्लाई नहीं हो पाएगा वहां पे। तो उस केस में आपको कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा, ये वाला तरीका। तो दोनों तरीका आपको बता दिए हैं। जब आप 25-30 क्वेश्चन बना लोगे तो आप इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा तरीका कहाँ लगाना है। ये कोई फॉर्मूला रटने वाला चीज नहीं है, एकदम लॉजिकल चीज है। अब एंट्री क्या करना है, ये 2200 रुपए को कैपिटल रिजर्व में लिखना है। तो कैपिटल रिजर्व में कैसे लिखें? तो बाबू कैपिटल रिजर्व में सिंपल सा बात है, ध्यान से देखो। कैपिटल रिजर्व में कैसे लिखें इसको, आप देखिए, जब कंपनी पैसा बचाया तो शेयर फॉरफीचर को क्या किया, क्रेडिट किया। कंपनी जब पैसा बचाया तो शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट किया। अब उसी में से जब डिस्काउंट दे रहा है, इस 2800 में से ही ना डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो शेयर फॉरफीचर जैसे ही डिस्काउंट दिए तो शेयर फॉरफीचर को क्या किए, डेबिट किए। मतलब कि जब पैसा को बचाए यानी कि फायदा हुआ तो किए क्रेडिट, और जैसे जैसे हम उसको घटा रहे हैं उसको करेंगे डेबिट। तो ये जो 2200 रुपया बचा हुआ है इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो फिर से क्या करेंगे, फिफ्थ एंट्री में शेयर फॉरफीचर को करेंगे डेबिट, शेयर फॉरफीचर को करेंगे डेबिट, एंड कैपिटल रिजर्व को करेंगे क्रेडिट। आपको पता है कैपिटल रिजर्व जो है वो इंटरनल लायबिलिटी होता है, और आपको ये भी पता है जितने भी रिजर्व होते हैं, जितने भी रिजर्व होते हैं वो जब भी क्रिएट होते हैं तो कहाँ लिखाते हैं, क्रेडिट साइड में ही लिखाता है। इसलिए हम आपको एंट्री एक्सप्लेन भी कर दिए, और आपको ये भी बता दे रहे हैं कि आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं कि जब भी कुछ फायदा होता है री इशू करते हैं, और जब कुछ फायदा होता है उस फायदे वाले अमाउंट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो इसका एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व 2200 रुपया। ठीक है, इसका नरेशन के लिए आप क्या करना, आप बुक का जर्नल एंट्री इलिस्ट्रेशन देख लेना। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग जब शेयर फॉरफीट किए तो हम लोग क्या किए, क्रेडिट किए। अब जैसे जैसे कैंसिल कर रहे हैं उसको डेबिट कर रहे हैं, तो ये डेबिट किए और ये डेबिट किए, बात समझ में आया, और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट किए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वहां पे हम लोग बात करेंगे और किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन आप उसको डील करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।